बच्चों, हमने इस श्रृंखला में कि आपको घर बैठे भाषा का ज्ञान करवाया जा सके ताकि आपकी अभिव्यक्ति, आपकी प्रस्तुति प्रामाणिक हो, सैद्धांतिक हो, न्याय संगत हो और उचित हो। इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले बताने की कोशिश की थी कि एक्सेंट इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। उच्चारण भाषा का आधार होता है। भाषा में उच्चारणों का अपना महत्व होता है, उसके बिना भाषा बेकार है। इट गिव्स बोथ फीलिंग एंड ट्रूथ। इससे सत्यता भी ज्ञात होती है और इससे भावुकता, भावात्मकता, भावनात्मकता, कल्पना, विचार सब सुलझे हुए तरीके से प्रस्तुत होते हैं। जिस संदर्भ में हमने बात की कि शब्द ज्ञान हिंदी का हो अथवा अंग्रेजी का, माँ के गर्भ से जो हम सीखते आए हैं उसकी पुनरावृत्ति कैसे हो, उसका रिवीजन कैसे हो, उसका रिपीटिशन कैसे हो, उसका रिकलेक्शन कैसे हो, उसके लिए आप इस कक्षा को अटेंड कर ही रहे हैं। अर्थात आगे बढ़ने से पहले मैं पिछला कि काफ़ी हद तक रिपीट, रिवाइज, रिकलेक्ट कराने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि वो आपको बिना याद किए याद हो जाए। सर्वप्रथम हमने बात की थी कि अक्षर से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्य और शब्दों के बीच में होते हैं उपवाक्य। इस संदर्भ में ये बात की थी कि अगर भाषा में सबसे ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण होता है तो वो क्या होता है? वर्ब। गो, इज गोइंग, हैज बीन गोइंग, शैल हैव बीन गोइंग। ये चार पद्धतियां की, चार प्रकार की, ये चार तरीके से वर्ब यूज की जा सकती, इसकी चर्चा की। और बाद में किन 10 जगह पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किन 2 जगह पर वर्ब की एस या ईएस फॉर्म, किस एक जगह पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, किन 18 जगहों पर वर्ब की थर्ड फॉर्म और किन 6 जगहों पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। इस तक हम बढ़ चुके हैं और इसके अलावा हमने कोशिश की कि हम वाक्य यानी काल में विस्तार से जाएं। चर्चा की कि पहले हमें वाक्यों के प्रकार यानी कि असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जब हम जान लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हर वाक्य 3 कालों में, वर्तमान काल, अतीत यानी भूतकाल, भविष्य यानी फ्यूचर टेंस में कोई चीज कैसे लिखी और करी जाती है। लेकिन ये सब केवल अंग्रेजी की दृष्टि से नहीं है, ये सब भाषा की दृष्टि से। बच्चों, आज हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश इनटू हिंदी के इस आज के अध्ययन से हम क्या जानना चाह रहे हैं, आइए उस पर विशद चर्चा करें। सबसे पहले हम सभी लोगों को मान लेना चाहिए
कि कोई भाषा में किसी भाषा का, अर्थात हिंदी का अंग्रेजी में, अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद संभव नहीं होता यदि हमें आत्मा की जानकारी अच्छे से नहीं होती। प्रत्येक भाषा, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, पंजाबी हो, संस्कृत हो, एक बात को हमें आवश्यक रूप से ध्यान में रखना होता है कि अभिव्यक्ति में व्यक्ति के भाव पूर्णतः मौलिक रूप से प्रतीत होते हों। इसके लिए सचमुच, जैसे मान लीजिए कि 2-3 शब्द हैं, छात्र, विद्यार्थी और शिष्य। अंग्रेजी में है स्टूडेंट, प्यूपिल एंड डिसाइपल। तो क्यों छात्र को डिसाइपल नहीं कहते और स्टूडेंट को शिष्य नहीं कहते? कोई कारण तो होगा ना। और वो कारण स्पष्ट है कि प्रत्येक भाषा की अपनी पद्धति, अपना स्तर, अपनी परख होती है। बच्चों, यदि आपसे ये कहा जाए कि आप इसका अनुवाद करो कि यह सड़क दिल्ली जाती है, तो यदि आप सामान्य रूप से केवल अनुवाद सीखने वाले विद्यार्थी हैं तो यह मीन्स दिस, सड़क मीन्स रोड, दिल्ली तो दिल्ली है, जाती है गोज। जबकि अगर हम इसे ही लें तो वास्तव में हमने जो अंग्रेजी में सीखा, यह सड़क कहीं नहीं जाती है बल्कि दिल्ली की ओर बढ़ाती है। जब ये बात हमें समझ में आती है तब हम अंग्रेजी में कहते हैं दिस रोड लीड्स टू दिल्ली। जब आपको इतनी बात समझ में आ जाएगी तब आप अनुवाद करते समय जो फेसबुक, गूगल आदि की मदद लेकर ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करवा लेते हैं, वो गलतियां जो उसमें रह जाती हैं उनको परख नहीं पाते, परख पाएंगे। मान लीजिए कि एक वाक्य है, आज वीरवार है, तो ट्रांसलेशन तो होना चाहिए टुडे इज थर्सडे, लेकिन ट्रांसलेशन होता है इट इज थर्सडे टुडे। क्यों? हर भाषा की अपनी चाल होती है, तरीका होता है, स्टाइल होता है, और उसे समझना जरूरी है। मेरी इस व्याख्या को 40 विद्यार्थी सुन रहे हैं, तो हम ये कहेंगे, हिंदी में मेरे इस व्याख्या को 40 विद्यार्थी सुन रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे देयर आर 30, मैं क्या दूं, 40, 50, जैसी भी हमारी आवश्यकता हो, स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू दिस एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन। तो ये दोनों बातें तो बिल्कुल भिन्न हो गई ना।
या तो आप तुरंत कह देंगे बेवकूफ बेवकूफ पढ़ा रहा है कोई, इसे पढ़ाना तो आता नहीं, और या फिर आप कहेंगे अच्छा ऐसा भी हो सकता है, तब फिर आप उसके जानने के कारण समझने का प्रयत्न और प्रयास करेंगे। जैसे मेरी 3 बहनें हैं, तो हम क्यों अंग्रेजी में कहते हैं कि आई हैव 3 सिस्टर्स? इसलिए कि अंग्रेजी की पद्धति और हिंदी की पद्धति एक नहीं हो सकती। और 2-4 वाक्य लीजिए, जैसे यह पेंसिल है, तो आप कहते हैं इट इज ए पेंसिल। यह पेंसिल है, आप एक पेंसिल तो नहीं कह रहे, लेकिन कहते क्या है, इट इज ए पेंसिल। कोई कारण तो होगा। उन्हीं कारणों को हाउ टू ट्रांसलेट में हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर। या यस, हमारे पास एक कुत्ता है, या मैं एक कुत्ता रखता हूं, तो हम तुरंत क्या कहते हैं, वी हैव ए डॉग। तो इस प्रकार से इन सेंटेंसेस, इन वाक्यों के माध्यम से आपको एक बात स्पष्ट हुई होगी कि हिंदी और अंग्रेजी में या किसी अन्य भाषा में, क्योंकि बात यहां हिंदी और अंग्रेजी की कर रहे हैं, जो शब्दों का चयन होता है, वर्ड्स का क्रम होता है, ऑर्डर होता है, वो हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न भिन्न होता है। अगर सचिन मेरा मित्र है, सचिन माय फ्रेंड इज, इस तरह से हम अनुवाद कर पाते, जैसा कि कई बार हमें ऑनलाइन करने को मिलता है। तो इसी वजह से वो परीक्षा की दृष्टि से, स्पीकिंग की दृष्टि से, अंडरस्टैंडिंग की दृष्टि से वो गलत है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सचिन इज माय फ्रेंड। अंडरस्टूड क्या होगा कि हमें अनुवाद करते समय शब्दों को भाषा के नियमों के अनुरूप क्रमबद्ध रूप से रख लेना होता है, और हिंदी भाषा की क्रमबद्धता में हमें ध्यान रखना होता है, और यह आवश्यक है कि हिंदी भाषा में हम वाक्य रचना में सबसे पहले रखते हैं कर्ता, आई, वी, यू, ही, शी, इट, अनुभव, आस्था, वे। निश्चित रूप से अंग्रेजी में भी यही रखते हैं, लेकिन कर्ता या सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम अंग्रेजी में लेते हैं क्रिया विशेषण, या दूसरी भाषा में कहें क्रिया, विशेषण के साथ भी और विशेषण के बिना भी। तो हम कहते हैं किसी भी वाक्य में कि जब अंग्रेजी में हम रखते हैं तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं जो ऊपर के वाक्य हैं उसके अंदर सब्जेक्ट,
प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, दैट इज एडवर्बियल्स। मान लीजिए कि एक वाक्य है जिसको मैंने अभी कहा, हिंदी में कहते हैं सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पूरक यानी कि क्रिया या क्रिया विशेषण के साथ, और अंग्रेजी में हम लेते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थिंग्स लेफ्ट, बची हुई बाकी चीजें। जैसे हम आज क्रिकेट नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो खेलना जो वर्ब है उसका एडवर्ब क्या यूज करेंगे, नॉट। तो वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट टुडे, अंग्रेजी में हुआ, और हिंदी में तो था ही हम, और यहां पर उसका आज आया। फिर क्या आया, लक्ष्य क्रिकेट नहीं खेलेंगे बाद में आया, जबकि अंग्रेजी में हम नहीं खेलेंगे आज क्रिकेट हुआ। तो इस प्रकार जब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की, स्पीकिंग की, एक्सप्रेशन की, तो हम इसको समझने के लिए एक और वाक्य लेते हैं। जैसे असीम अपने भाई के साथ अपने गांव पैदल जाता है। तो दोनों ही भाषाओं में सबसे पहले क्या बात आती है, वो है सब्जेक्ट। तो सबसे पहले वाक्य का कर्ता ज्ञात करने के लिए हम प्रश्न करते हैं, कौन जाता है? तो उत्तर आता है असीम। फिर इसी सेंटेंस की वर्ब को जानने के लिए हम प्रश्न करते हैं कि असीम क्या करता है? तो उत्तर आता है असीम जाता है, यानी असीम गोज। और क्योंकि कर्ता के बाद वर्ब आ रही है और फिर ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट में क्या असीम जाता है, तो कहां जाता है? तो फिर क्रिया में हम लगाते हैं कहां। तो राम या असीम अपार या अनुभव कहां जाता है? तो उत्तर मिलता है अपने गांव को। तो पूरा सेंटेंस यहां तक क्या हुआ, असीम गोज टू हिज विलेज। देखिए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। फिर असीम जाता तो है, गांव को भी जाता है, लेकिन कैसे जाता है? उसके जाने का साधन यानी माध्यम यानी कि विशेषता क्या है? तो हमारा प्रश्न होता है असीम कैसे जाता है? तो उत्तर आता है असीम पैदल जाता है। तो पूरा सेंटेंस यहां तक हुआ, असीम गोज टू हिज विलेज ऑन फूट। अभी जो सेंटेंस आपको दिया गया था, असीम अपने भाई के साथ अपने गांव जाता है, पैदल जाता है, तो अभी तो कुछ बातें रह गई, इसका मतलब सेंटेंस में कुछ और भी आना चाहिए। तो फिर हमने प्रश्न किया कि असीम किसके साथ जाता है? तो उत्तर आया अपने भाई के साथ। असीम गोज टू हिज विलेज ऑन फूट, किसके साथ? विद हिज ब्रदर। तो इन सबको एक साथ लिखने पर हिंदी में यद्यपि सेंटेंस है क्या, असीम अपने भाई के साथ अपने गांव
पैदल जाता है। तो अंग्रेजी में उत्तर आया, असीम गोज टू हिज विलेज ऑन फुट विद हिज ब्रदर। तो इस प्रकार से ये अनुवाद की प्रक्रिया संपन्न हुई। आज के इस पाठ को यहीं छोड़ते हैं, कल इसके आगे बढ़ेंगे और कहेंगे कि हमें इज़ारम, वाजवर, हैजल, हैड, मे, माइट, कैन, कुड, शुड का कहाँ और कैसे यूज करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।